अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसे पीपीई भी कहते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स और उनसे रिलेटेड उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। सही है दोस्तों। अब होता क्या है, ये डील करता है IAS 16 से और ये डील करता है IAS 38 से। सिमिलर विद द केस, इसके साथ ये है रिवोल्यूशन, इसके साथ ये है लिंक। अच्छा, हम एसेट उसको कहते हैं, फिक्स एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट उसको कहते हैं जिसका कंट्रोल हमारे पास हो। कंट्रोल से मतलब होता है कि हम उसको सेल कर सकें। सही है ना, तभी वो आपका एसेट बनता है। उसकी कंडीशन ये होती है कि प्रोबेबल होता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव होगा, यानी कि कैश ड्राइव होगा। सही है। दूसरी बात आती है कि उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो, और तीसरी कंडीशन ये होती है कि उसकी यूज़फुल लाइफ मोर देन 1 ईयर हो। सही है ना, मोर देन 1 ईयर हो। तो सबसे पहले तो आपको एसेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद स्टेप 1 ये आता है और स्टेप 2 ये आता है। सही है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जब आप एसेट रियलाइज़ करते हो, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक चीज़ की जो कॉस्ट है, जो इनवॉइस प्राइस है, वो फॉर एग्जांपल 1 मिलियन है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड करते हैं 10,000 रुपये की। उसमें अगर कोई सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स रिफंडेबल वाला आएगा ना, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, और कोई भी कॉस्ट जो इससे रिलेटेड हो वो इसका पार्ट बनती है। तो ये कितना हो गया सर, ये इसकी कॉस्ट आ गई, ये एसेट की वैल्यू है, ये एसेट की कॉस्ट है। सही है दोस्तों। तो हम जब भी इसकी एंट्री पास करते हैं तो आपको पता हो क्या होता है कि हम अपने फिक्स एसेट्स को डेबिट करते हैं और अपना जो पेबल होता है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसा ही है दोस्तों, यही बात आ गई। तो डिटेल में भी जाने की कोशिश करूँगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं और मज़ीद, अगर कोई चीज़ अंडरस्टैंडिंग में मसला आ रहा होगा तो मुझे बताइएगा, मैं उसको और क्लियर कर दूँगा। तो कोई मसले की वाली बात नहीं है। अब जब आपके पास फिक्स एसेट्स आ गया, रिकॉर्डिंग सब कुछ हो गई, अब जो सेकंड स्टेप होता है वो वैल्यूएशन होता है। उसकी वैल्यूएशन के 2 तरीके होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जो आजकल प्रैक्टिकली IFRS में लिखा है। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है या रिटन डाउन वैल्यू होता है। रिटन डाउन वैल्यू होता है, 2 चीज़ें कंसिडर होती हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सही, ये मैं मिटा रहा हूँ। ये क्विक रिवीजन टाइप की चीज़ है, मैं इसको पहले आपको बता रहा हूँ। अब हम पहले कॉस्ट देख लेते हैं कि कॉस्ट होती क्या है। फॉर एग्जांपल, एक वेंडर है जिसका नाम XYZ है। आप गए उसके पास और आपने बोला कि भाई मुझे एक अदद प्लांट चाहिए। उसने बोला सही है। प्लांट की इनवॉइस वैल्यू जो है ना, उसने आपको बता दी कि भाई 1 मिलियन है। सही है दोस्त। उसने कहा भाई इसको आपके घर, आपकी फैक्ट्री तक पहुंचाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ना, वो पड़ेगी मुझे 1 लाख रुपए। बड़ी चीज़ है ना सर। सही है, ये होगी। और इसके ऊपर मतलब इस पर इम्पोर्ट करा रहा हूँ तो ड्यूटी होगी, वो भी 1 लाख रुपए की है। सही है। अब वो ये कहता है सर इस पर मैं GST चार्ज करूँगा।
वो मैं लगभग ले लेता हूँ 20,000। सही है, ये बात हो जाता है। उसने ये सारी वैल्यूज़ आपको दे दी। अब बात ये आती है कि हम ये कहते हैं उसकी कॉस्ट क्या आएगी। कॉस्ट वैल्यू जो आपने बुक्स में, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे, जो आपने एफएस में रिकॉर्ड करोगे। तो दोस्तों ये देखो, ये तुम्हारा एक्सपेंस है, ये आपका एक्सपेंस है, ये आपका एक्सपेंस है, लेकिन ये आपका एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि आप इस चीज़ को अपने सेल्स टैक्स के रिटर्न में क्लेम करते हो। सेल्स टैक्स का जो रिटर्न होता है ना, उसमें क्लेम करते हो। तो ये आपकी वैल्यू जो होगी वो ये होगी, ये होगी, ये होगी। तो कितनी बन गई आपके पास? 1.2 मिलियन। सही है दोस्तों, ये आ गया। अब जब आप एंट्री बनाओगे तो एंट्री क्या बनाओगे? फिक्स्ड एसेट्स कितने से लोगे? फिक्स्ड एसेट्स आप लोगे 1.2 से। सेल्स टैक्स आपका एसिड है, सही है। सेल्स टैक्स आप लोगे इतने से, और जो XYZ वेंडर है उसको क्रेडिट कर दोगे। ये डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो जाएगा 1.3 मिलियन से। यहाँ तक बात समझ में आई? अब यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो ना तो फिर मुझे बताना दोस्तों, अपने कमेंट से, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं है, मुझे एग्जांपल्स चाहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत चीज़ें दूंगा, टेंशन नहीं लेना। सही है ना, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब लेते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में जब आप बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। सही है, डेप्रिसिएशन की बात करता है। दो ही मेथड आते हैं, एक आता है मैंने जैसे बताया स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक है वेटेड एवरेज मेथड। सही है दोस्तों। इसमें और फ़र्क पता है क्या होता है? इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये हमेशा जो है ना कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट ऑन यूजफुल लाइफ, ऑन कॉस्ट ऑफ द एसेट। सही है। और ये कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट ऑन रिटर्न ऑन वैल्यू। मैं इसको समझाता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। आपने उसकी कॉस्ट 1.2 मिलियन ली थी, यहाँ भी 1.2 मिलियन स्टार्ट में। अगर मैं कहता हूँ उसकी यूज़फुल लाइफ 10 साल है, तो ये ऑलवेज 10 साल है। यूज़फुल लाइफ में कंसिडर करता हूँ 10 ईयर्स है, तो ये ऑलवेज कैलकुलेट होगा 1,20,000। लेकिन यहाँ मसला आएगा, यहाँ पे आपको परसेंटेज गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल 10% है, सही है। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? अगर ये 5 साल है तो 1 2 3 4 5, ये हमेशा 1,20,000 ही रहेगा। ये 1,20,000 ही रहेगा। अच्छा, इसमें मैं एक और बात बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला लिख लो, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। अच्छा, कभी किसी ने बताया कि रेजिडुअल वैल्यू क्यों माइनस कराते हैं? कभी सोचा है रेजिडुअल वैल्यू क्यों माइनस कराते हैं? इसलिए कराते हैं, रेजिडुअल वैल्यू सेल वैल्यू कंसिडर कराती है। तो ये सेल वैल्यू आपका एसेट बन जाती है जब आप साल के आखिर में सेल करोगे। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की वैल्यू 1.2 मिलियन है, 1.2 मिलियन हुई, आपको किसी ने बोला भाई इसकी जब आप 5 साल के बाद भी अगर इसका बेचोगे ना, 5 साल के वक्त क्लोज के वक्त पे, तो आपको तकरीबन इसके लगभग 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। मिसाल देता हूँ मैं आपको, जो 6 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो आप जब 1.2 में से 6 लाख रुपए तो रियलाइज़ कर सकते हो ना, मतलब कैश की फॉर्म में ले सकते हो ना। तो इसकी वजह से इसको माइनस कराया जाता है। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना दोस्तों, कि ये माइनस कराने का मकसद होता है कि वो आपको याद रहे, आपको वो पैसे मिल जाएंगे। आप बेचने जाओगे, कोई भी आप उसे 6 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए से ज़्यादा क्या कम में ले लेगा वैल्यू। सही है, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे मसला क्या आता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ।
ईयर 1 2 3 4 5 पहले साल की जो डेप्रिसिएशन होगी उतनी होगी। दूसरी साल की डेप्रिसिएशन पता है कैसे निकालोगे आप लोग? 1.2 मिलियन माइनस 1,20,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10%। मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा कि फटाफट कैसे निकलती है। तो 1.2 मिलियन पहले में कितने 1,20,000 थी, दूसरे साल में कितनी हो जाएगी 1,08,000। तीसरे साल में कितनी हो जाएगी 97,200। देखो वैल्यू कम होती जा रही है 87,480। उसके बाद कितनी हो जाएगी 78,000। तो ये इसका तरीक़ाकार होता है इसका कि आप अगर रिटर्न ऑन वैल्यू पे भी लेके चलना चाहो तो कैसे चल सकते हो। तो ये इसका ये दो चीज़ें जो है ना, ये दो मेथड इसमें यूज़ होते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द फॉर द ईयर। सही है ना? तो आई होप अगर आप लोग को कोई चीज़ पूछनी हो मुझसे पूछ सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया है कि इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको आपको वैसे कैलकुलेट करके सिखाऊँ तो आप ये देख लें 1.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12। पहले तो 10% ले लेते 1,20,000 आ गया। 1,01.2 को माइनस 1,20,000 करें और मल्टीप्लाई बाय 10% कर लें तो वही आ गया आपके पास आंसर 108 आ गया। इसका सिंपल फार्मूला पता है क्या था? इसको मल्टीप्लाई बाय 0.90 कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसके बाद फिर करना है तो 1,20,000 प्लस 108 माइनस 10 करोगे तो 97,200 आ जाएगी। 97,200 आ जाएगी। अब 1,08,000 का होता ले लो, 1,08,000 का 90% लो तो यही वैल्यू आएगी आपके पास 97,200। सही है। तो ये दो तरीके होते हैं एसेट की वैल्यूएशन करने के लिए कि इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी बनती है, क्या ये दो मेथड्स होते हैं। अच्छा, अब लोग पूछते हैं इसकी एंट्री क्या होगी सर? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाता है। एक तो ये तरीका है, ये जो बेहतर तरीका है। सही है। और एक तरीका ये आता है कि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करके उसकी जो कॉस्ट है ना उसको क्रेडिट कर दें, तब भी वही बात बनेगी। इसमें डिस्पोजल्स भी आते हैं कि डिस्पोजल कैसे होते हैं एसेट की, कैसे आपको एसेट की डिस्पोजल कंसिडर होते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये क्विक रिवीजन है जिसकी वजह से बस मैं आपको थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ। डिस्पोजल क्या होता है? एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ। सही है। फॉर एग्जांपल एसेट की वैल्यू 1.2 मिलियन थी। सही है। कॉस्ट इतनी थी, आपने रिटर्न डाउन वैल्यू के बेसिस पे पहले साल निकाली डेप्रिसिएशन 1,20,000 रुपये, दूसरे साल निकाली ईयर 1 में, ईयर 2 में निकाली 1082। तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई आपकी 120 प्लस 108 228। सही है। आपके पास इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, ये आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड ले लूँ मैं 2 साल चलाने के बाद, 2 साल के बाद बेच रहा हूँ मैं इसका, तो क्या वैल्यू आ गई इसकी? ये आ गई आपके पास 97,200 आ गई। ऐसे ही दोस्तों 97,200 आ गई। 120 माइनस 228 97,000 ये वैल्यू आ गई। ये रिटर्न ऑन वैल्यू है, ये रिटर्न ऑन वैल्यू। अब आप कहते हो उसकी सेल प्रोसीड मुझे आई है 1 मिलियन, ये सेल प्रोसीड है, यानी कि इतने की बिकी है, इतने का कैश मिल गया आपको। तो आपको गेन कितने का हो गया दोस्तों?
28,000 रुपये का गेन हो गया आपको, ये गेन आ गया आपके पास। रिटर्न डाउन वैल्यू से माइनस करने का मकसद ये होता है कि इतने साल तो आपने चला लिए ना, एक चीज़ की वैल्यू अगर आप आज लेंगे तो दो साल के बाद वो 1,20,000 की थोड़ी रहेगी, इसलिए रिटर्न डाउन वैल्यू कंसिडर करते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी कि आपके पास ये कैश आ गया, सही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने डेबिट कर दिया जो पहले लिया गया था अपने पास, सही है दोस्तों। आपके पास फिक्स एसेट्स ख़त्म हो गया, जो प्लांट मशीनरी था, फिक्स एसेट्स आपके पास ख़त्म हुआ। कितने से ख़त्म हुआ? पूरा 1,20,000 से और 1.2 मिलियन से, सही है। और गेन कितने का रिकॉर्ड हो गया? 28,000 रुपये का। ये एंट्री बन गई इसकी। आसान। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सब चीज़ें बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें एक चीज़ और आती है, थोड़ी सी एडवांस लेवल पे जाते हैं, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन, अगर आपके कोर्स में रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉन्सेप्ट है तो मुझे बताइएगा, मैं ये भी बता सकता हूँ। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं एक ऐसी चीज़, एक नो-हाउ बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्लोजिंग ईयर है 30 जून 2022, आप खड़े हो 30 जून 2021 में, तो लाजमी सी बात है कि अगर आपके पास एक रिटर्न डाउन वैल्यू इसकी आती है, आपके पास किसी चीज़ की रिटर्न डाउन वैल्यू आती है, 1.2 मिलियन की रिटर्न डाउन वैल्यू आती है, मैं अज्यूम लेता हूँ कि रिटर्न डाउन वैल्यू है। आपने मार्केट में गया और मार्केट में पता लगा कि आपके इस एसेट की वैल्यू कितनी, तो पता लगा कि 1.5 मिलियन की आ गया। अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल अपनाया हुआ तब की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास 3 लाख रुपीज़ का रिवैल्यूएशन सरप्लस हो जाता है। यानी कि अब जो एसेट रिकॉर्ड होगा वो इस पे रिकॉर्ड होगा, इस पे रिकॉर्ड नहीं होगा। WD वाली पॉलिसी आपके पास नहीं है, इस पे रिकॉर्ड होगा। और अगले साल से जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो इस पे कैलकुलेट होगी आपके पास, सही है। और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस जो होता है ये इक्विटी का पार्ट होता है, इक्विटी का पार्ट होता है, यानी पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम में आता है, उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है। सबसे आखिरी आइटम में बीच में अगर कोई जनरल रिजर्व वगैरह होता है तो वो भी बीच में आ जाता है। उसके बाद इसका पूरा मैकेनिज़्म है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पूरा इसको डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ कि ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है किस चीज़ का नाम। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन चाहिए, कोई चीज़ समझनी है, कोई ऐसी चीज़ आपको दिमाग में है कि हाँ यार मुझे इस एसेट के ऊपर डिस्क्रिप्शन में मत करनी है या मुझे नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ एग्जाम्पल्स के साथ करवा सकता हूँ बहुत ईजीली। अगर मेरी वीडियो याद है तो मेरे को यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।